नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस सत्संग हादसे के बाद आश्रम में हलचल तेज। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी का वीडियो वायरल। मेडिकल कराने के लिए ले जा रही हाथरस पुलिस और आरोपी देव प्रकाश मधुकर का मेडिकल कराने ले जा रही है पुलिस। मैनपुरी आश्रम में आज आ सकती है न्याय समिति की टीम। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मैनपुरी से। आरोपी देव प्रकाश मधुकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और अब पुलिस मेडिकल कराने ले जा रही है। मैनपुरी आश्रम में आज न्याय समिति की टीम आश्रम पहुंच सकती है, मैनपुरी वाले आश्रम पर। और हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कराने के लिए पुलिस ले जा रही है, हाथरस पुलिस। आरोपी देव प्रकाश मधुकर जो कि मुख्य आरोपी है और 1 लाख रुपए का इनाम था और इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब पुलिस, हाथरस पुलिस अब मेडिकल कराने के लिए ले जा रही है। मैनपुरी आश्रम में आज न्याय समिति की टीम आ सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाथरस मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन करने में लगी हुई है और जो मुख्य आरोपी हैं देव प्रकाश मधुकर, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उसे मेडिकल कराने के लिए हाथरस पुलिस ले जा रही है। और खबर यह भी है कि मैनपुरी आश्रम में आज न्याय समिति की टीम आ सकती है। यानी कि लगातार हाथरस मामले में जिस तरह से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत और अनगिनत लोग इसमें घायल हुए। और तब से लगातार पुलिस और जांच की टीम लगी हुई है और जो मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, उनकी गिरफ्तारी हुई है और अब मधुकर को पुलिस मेडिकल कराने ले जा रही है। और खबर यह भी है कि मैनपुरी आश्रम में आज न्याय समिति की टीम आ सकती है। तो आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी इस पूरे हाथरस सत्संग में जिस तरह से भगदड़ मची और इसके बाद लोग पैरों तले कुचल दिए गए। पैरों की धूल लेने के लिए लोग पैरों की धूल बने। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश कुमार हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ गए हैं। मुकेश, मधुकर की गिरफ्तारी और अब मेडिकल कराने ले जा रही है पुलिस, इस मामले में क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट मुकेश? जी देव साहब, उसको हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया, हॉस्पिटल में भर्ती था क्योंकि यह उनके अधिवक्ता एपीसी द्वारा एक बयान दिया गया। उसमें कहा गया है कि रवि प्रकाश माथुर जो कि मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले के, हाथरस के मामले को लेकर, जिसको हॉस्पिटल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब पूछताछ करेगी और अन्य जो इसके साथी है उनकी भी तलाश अभी जारी बनी है। फिलहाल इसका मेडिकल करा के पुलिस जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। मुकेश जी बोलिए। और भी ठिकानों पर लगातार छापेमारी पुलिस की चल रही है क्योंकि हाथरस जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा जो आयोग की टीम गठित की वो भी हाथरस पहुंच गई है और लगातार लोगों से वार्ता कर रही है और वहां के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक की गई है और जो अहम जानकारियां हैं पूरी घटना की वो जुटाई जा रही है। शिवम जी, तो मुकेश, ये देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी कहां से हुई है और ये जो खबर आ रही है कि न्याय समिति की टीम आज मैनपुरी आश्रम आ सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास मुकेश? कि अभी तो हाथरस पहुंची शिवम जी, मैं आपको बता दूं ये हाथरस टीम पहुंच चुकी है और लोगों से जानकारी जुटा रही, घटना स्थल का भी निरीक्षण किया है और जो एसडीएम है, जो सीओ हैं, जिन्होंने अनुमति दी थी कार्यक्रम की, वो सारे अधिकारियों के साथ एक बैठक की जा रही है और लगातार पूछताछ अभी जारी बनी रही क्योंकि वहां के डीएम, एसपी सभी से वो टीम अभी डाटा वहां पे अरेंज करेगी। फिलहाल आश्रम आने की जो जानकारी मिल रही है वो पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं है। अगर आ सकती है देर रात तक मैनपुरी आश्रम पहुंचेगी आयोग टीम। तो मुकेश, ये मैनपुरी आश्रम के अलावा और कौन कौन से जगह पर लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है या छापेमारी की जा रही है या वहां की स्थिति अभी कैसी है मुकेश?
जी, हाथरस की बात की जाए तो हाथरस लगातार टीमें वहां पहुंच रही हैं, अपना एसआईटी हो या आयोग की टीम जांच हो। फिलहाल मैनपुरी जो आश्रम है उसमें जो सीडीआर की लोकेशन 4:30 बजे की आई थी, पर क्योंकि इंडिया वॉइस पे परसों ये खबर चलाई गई थी जिसमें मैंने खुद कहा था कि सीडीआर लाइव लोकेशन जो है भोले बाबा और सूरजपाल की उसी आश्रम से दी गई है। और जो बाइट हुई है वो भी संभवतः यही बताई जा रही कि आश्रम के अंदर किसी मीडिया कर्मी को जाने की अनुमति नहीं है। तो एएनआई को एक बाइट दी गई है जिसमें यह पुष्टि हुई है कि बाबा ने स्वयं को दुख प्रकट किया है और हाथरस कांड में सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। मुकेश, हाथरस मामले में जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि देना वो तो अलग बात है, क्योंकि अब घटना घट चुकी है और घटना इतनी विभत्स, इतनी भयावह है, 120 से ज्यादा लोगों की मौत। जांच अभी कहां तक पहुंची, या इस जांच के चपेटे में मधुकर के अलावा, आरोपी मधुकर के अलावा और भी गिरफ्तारियां हमें सामने होती हुई दिखाई दे रही हैं या हो सकती हैं? जी, अभी मधुकर को मिलाकर लगभग 7 लोग पुलिस ने हिरासत में लिए, इसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं को भी सबसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो मुख्य आरोपी था इसकी गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सारी निगाहें, क्योंकि परमिशन से लेकर जो भी व्यवस्थाएं वहां की गई थी, पूरा जो देखरेख था वहां जो मधुकर के ही देखरेख में हुआ था, मधुकर के ही हस्ताक्षर उन दस्तावेजों पर जिनकी परमिशन कराई गई थी, इसको लेकर 80,000 की परमिशन से 2.5 लाख लोग वहां ऐसे जुट गए थे, तो प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी गई? और क्योंकि जो भोले बाबा के जो उनके सेवादार हैं उनकी संख्या इतनी अधिकतम होती है कि पंडाल के अंदर किसी प्रशासनिक के लोग, पुलिस कर्मियों को जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि उनके सेवादार की जो है और उनके जो संग चलते हुए कमांडोज हैं उनके द्वारा किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। मंच से काफी दूर पर सभी लोगों को रोक दिया जाता है। एक कारण का, हादसे का यह मुझे एक मुख्य कारण है जो किसी न किसी की कड़ी न कड़ी को जोड़ता है। मुकेश, तो इस पूरे मामले में जो 4 गिरफ्तारी आप बता रहे हैं, उसके बाद, गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तरफ से कोई बयान आया इस पूरे मामले, इस पूरे प्रकरण को लेकर? कि अभी सलम हाथरस जी को, जो हाँ मुख्य हाथरस में जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनका कोई बयान स्पष्टीकरण नहीं आया। फिलहाल 2 महिलाएं सहित 6 लोग और ये मधुकर जी 7 लोगों की अभी तक कुल गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी से पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या घटना के तथ्य निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल भोले बाबा ने कहा है कि जो साकार विश्वरीय सूरजपाल सिंह है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो भी दोषी होंगे जिनकी गलती से घटना हुई है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर प्रशासन से मांग की है उनके द्वारा। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी ने बैठक की है। 4 राज्यों के अधिकारियों ने बैठक में शिरकत की। वेस्ट यूपी के 6 मंडलों के अफसर भी इस बैठक में शामिल हुए। कांवड़ रूट, ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा को लेकर मंथन हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर अब बैठकों का दौर शुरू हो गया। 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ 6 वेस्ट यूपी के 6 मंडल के अफसर भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में खबर है कि कांवड़ रूट, ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा को लेकर इस बैठक में बातचीत की गई। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी इस बैठक में शामिल हुए। कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से जुड़ गए हैं। कृष्णा, ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई है इसमें कौन कौन से अधिकारी और क्या क्या फैसले हुए हैं? कृष्णा, देखिए, जो ये कांवड़ यात्रा को लेके आज बैठक हुई है, इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार, डीजीपी प्रशांत कुमार जो है मौजूद रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेके जिस तरीके से जो ये डीजे था, डीजे पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जो आदेश दिया था 22 जुलाई से कांवड़ की यात्रा शुरू होनी है। और पुलिस जो महानिदेशक हैं प्रशांत कुमार ने बताया है कि इस बार जो है कांवड़ यात्रियों की वर्षा भी की जाएगी, सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से जो कांवड़ यात्रा लेके लोग निकलेंगे उनके पीछे सिविल पुलिस के अलावा पीएसी और अर्धसैनिक बल भी को भी लगाया जाएगा। तो तमाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सुविधाएं होनी चाहिए वो उनको मुहैया कराई जाएंगी। और इस बार की जो कांवड़ यात्रा है वो कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। तो इसको लेकर जो है आज उत्तर प्रदेश में बैठक की गई है। ये बैठक
जो है डीजीपी ऑफिस में हुई है। इस बैठक के दौरान ये सारे निर्णय लिए गए हैं कि इस बार कांवड़ियों को जो है विशेष सुरक्षा देने की भी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज के लगभग 5 दिन पहले एक बैठक की गई थी, उसमें कही गई थी। तो उसी को देखते हुए आज इन अधिकारियों ने एक बैठक की है। जी तो कृष्णा, जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग हो रही है, अब सावन का महीना भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये बैठकों का दौर शुरू होगा। मेरा सवाल ये है कि अब चूंकि कांवड़ यात्री जब चलते हैं तो एक पूरा एक लश्कर चलता है, उनका एक पूरे झुंड के साथ निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके रूट को लेकर अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो रूट डायवर्जन को लेकर भी चर्चा हो रही होगी, और किन किन चीजों पर और किन किन सुरक्षा के दृष्टिकोण से नजर रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की बाधा ना हो इस पूरे कांवड़ यात्रा में। देखिए, डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार मुस्तैदी से तैनात हैं, और इसमें मेरठ के अलावा मुरादाबाद, बरेली, आगरा जोन और उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी जो है उस मौके पर मौजूद रहेंगे। और आज जो बैठक हुई है इसमें भी इन चारों राज्यों के पुलिस अधिकारी मौजूद थे, तो इनके मौजूदगी में ये बैठक हुई है। और इस बैठक में जो है ये अगर रूट डायवर्जन की बात करें तो रूट डायवर्जन पहले से ही जो है रूट डिसाइड कर दिया गया है कि इस जो है रास्ते से कांवड़ की यात्रा को निकाली जाएगी, तो उस रूट पे पहले से आवागमन कम रहेगा। तो इसको लेकर जो है लगातार बैठक आज पुलिस विभाग के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो बैठक की गई है उसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो है इस बार जो डीजीपी ने ये भी कहा है कि कांवड़ यात्रा में देशभक्ति को ज्यादा फोकस किया जाएगा। इस बार की कांवड़ यात्रा में जो है इनके प्रशांत कुमार के द्वारा बताया गया है कि हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा भी कराई जाएगी। तो तमाम चीजें हैं जो आज इस बैठक में निकल के आई हैं, और उनका कहना है कि बैठक जो है इस यात्रा को काफी आसानी से और सुचारू रूप से कराया जाएगा। सवाल ये है कि कृष्णा, जिस तरह से कांवड़ यात्रा होती है, जब कांवड़ यात्री चलते हैं तो पूरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर प्रकार की चीजें मुहैया कराई जाती हैं, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो ये ध्यान दिया जाता है, शरारती तत्व जो है उसमें बाधा ना उत्पन्न कर सके, इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। तो क्या यूपी के मुख्य सचिव या डीजीपी जो बैठक में मौजूद थे, इनके ऊपर एक खास जिम्मेदारी और उसी को लेकर ये बैठक? कृष्णा, बिल्कुल, ये जो है साफ तौर पर ये बैठक जो है इसमें मुख्य सचिव भी मौजूद थे और डीजीपी भी मौजूद थे। उनके जो है नेतृत्व में ये बैठक हुई है और उनके ऊपर खास जिम्मेदारी भी है, और उन्होंने अधिकारियों को काफी मुस्तैदी से तैनात भी कर दिया है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो कांवड़ यात्रा निकलेगी उसमें न कोई हौच-पौच होने वाली है और सुचारू रूप से इस यात्रा को कराया जा सकेगा। डीजीपी के साथ जो कई अन्य विभागों के प्रमुख सचिव, विशेष सचिव भी इस बैठक में शामिल थे। तो जो तमाम जो कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे को बंद किए जाने के लिए वन वे के समेत जैसे हाईवे है उसको एक तरफ से बंद भी किया जाएगा, इन मुद्दों पर भी चर्चा किया गया है। उस रास्ते को वन वे बनाया जाएगा, और कई राज्यों के जो मंडलों से अधिकारियों से विचार विमर्श करके ये फैसला लिया गया है। तो इसमें जो है कृष्णा, ये कौन बाकी 4 राज्य हैं जिनके अधिकारी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे हुए थे? देखिए, दिल्ली है, हरियाणा है, और दिल्ली हरियाणा के साथ साथ जो है ये राजस्थान के भी कुछ इलाके लगते हैं और उत्तर प्रदेश है। तो इन चारों राज्यों के अधिकारी जो है आज उत्तर प्रदेश जो है डीजीपी ऑफिस में मौजूद थे, और चारों राज्य के अधिकारियों के साथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत कुमार ने बैठक की है। बैठक के बाद निर्णय लिया गया है। जी कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। यानी अगर आप 18 साल से कम हैं और अगर गाड़ी चला रहे हैं तो अब आप पर कार्रवाई होगी। गाड़ी चलाने पर सजा और जुर्माना, इनकी कार्रवाई हो सकती है, यानी सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। अभिभावकों पर भी केस दर्ज हो सकता है, साथ ही साथ 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गाड़ी का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन भी पुलिस रद्द कर सकती है। नाबालिग छात्र छात्राओं से गाड़ी न चलाने की अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। 18 साल से कम उम्र के बच्चे या 18 साल से कम उम्र के युवक अब गाड़ी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो चालान, जुर्माना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल हो सकता है। 25,000 रुपए का जुर्माना भी पुलिस लगा सकती है।
तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से 18 साल से कम उम्र के जो युवक हैं या नौजवान हैं उनको गाड़ी चलाने पर रोक लगाई गई है, आप चूंकि अब चलाएंगे तो कार्रवाई होगी, तो ये जो फैसला है ये ठीक? आसिफ जी बिल्कुल, सीएम जिस तरह से नाबालिगों पर वाहन चलाने की रोक लगाई गई है काफी सराहनीय फैसला है। और बता दूं कि इसमें अगर कोई वाहन चलाते पाया गया नाबालिग तो वो उनके पर जो अभिभावक है उन पर एफआईआर भी दर्ज होगी और साथ ही साथ जुर्माना के अलावा जो है वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा फैसला लिया गया है और राजधानी लखनऊ में खासकर इस नियम को लागू करने के लिए सभी अधिकारियों यानी कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अवगत भी करा दिया गया है। तो यह कहीं न कहीं यह जो फैसला है यह काफी अहम है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि जो नाबालिग है या तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं जिससे उनका भी वाहन जो है वह भी चोटाइल होते हैं और सामने वाला भी चोटाइल हो जाता है। तो ऐसे में अब यह नियम पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा और अधिकारी अगर नाबालिग को वाहन चलाते पाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी आसिफ, जिस तरह से 18 साल से कम उम्र के युवक या युवतियां जो भी हों अगर वो गाड़ी चलाते हैं तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 25,000 का जुर्माना या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाना और इसके बाद माता पिता या अभिभावक के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगा, तो एक प्रकार से डर का माहौल भी इसलिए बनाया जा रहा है ताकि अभिभावक की भी उतनी जिम्मेदारी हो कि वो अपने बच्चों पर यह ध्यान दे कि अगर वो 18 साल से कम है तो गाड़ी ना चलाएं, अन्यथा दुर्घटना घटने पर, क्योंकि यही लोग बखेड़ा खड़ा करते हैं। फिर जी देखिए, जिस तरह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और जब जांच होती है पता चलता है कि घायल होने वाला जो है नाबालिग है और यह तेज रफ्तार से वाहन चलाते दिखता है और इसमें सबसे अहम जिम्मेदारी अभिभावकों को भी होती है। अगर कोई उनके घर का कोई सदस्य नाबालिग है और वह बाइक या मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी अभिभावकों को होनी चाहिए, उन्हें रोका जाए, क्योंकि राजधानी में हर रोज नए दुर्घटना हो रहे हैं। इसमें ज्यादातर मामले नाबालिगों को लेकर होते हैं। नाबालिग वाहन चलाते रहते हैं, बेतरतीब वाहन चलाते हैं क्योंकि इन्हें यातायात नियमों का पालन नहीं पता रहता। और साथ ही साथ आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, 8 जुलाई को मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। चुनाव के बाद पहली बार मणिपुर जा रहे हैं राहुल गांधी, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 8 जुलाई को मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। चुनाव के बाद पहली बार मणिपुर राहुल गांधी जाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव के पहले भी राहुल गांधी मणिपुर में यात्रा के दौरान मणिपुर गए थे और अब चुनाव के बाद पहली बार मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी 8 जुलाई को। तो चुनाव के बाद पहला दौरा मणिपुर के लिए राहुल गांधी का। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 8 जुलाई को मणिपुर जा रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि चुनाव के पूर्व यात्रा के दौरान राहुल गांधी मणिपुर गए थे और अब चुनाव खत्म होने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे 8 जुलाई को। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता, सांसद, सदन में एलओपी राहुल गांधी 8 जुलाई को मणिपुर जाएंगे। चुनाव के बाद मणिपुर जा रहे हैं राहुल गांधी। तो आपको बता दें कि काफी समय से मणिपुर अशांत है और अब राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे 8 जुलाई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, 8 जुलाई को राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे, यानी चुनाव के बाद पहली बार मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। इस खबर को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास अजय? बिल्कुल, देखिए बता दें जिस तरह से राहुल गांधी चुनावों से पहले भी जब उनकी यात्रा थी उससे पहले मणिपुर गए थे, लेकिन चुनावों के बाद वो पहली बार जाएंगे क्योंकि इससे पहले अभी
जिस तरह से हाथरस कांड हुआ था वही बात करें गुजरात कांड में भी वहां पर गए थे। लेकिन अब जो चुनावों के बाद जो पहला उनका दौरा रहेगा, कहीं ना कहीं राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरते नजर आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कहीं भी केंद्र सरकार को छोड़ा जाए। मणिपुर को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं इन्होंने सदन में भी इस बात को उठाया था कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की हिंसा को लेकर कोई बड़ा कदम या भूमिका नहीं उठाई, तो इसमें कहीं ना कहीं उसको। लेकिन अब फिर से दोबारा राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे। अब देखना होगा आखिरकार राहुल गांधी की ये जो यात्रा है वो कितनी सक्सेसफुल होगी कितनी नहीं, क्योंकि लगातार वो कहना केंद्र सरकार को। ठीक है अजय, सवाल ये है कि जिस तरह से सदन में भी मणिपुर का सवाल उठाया था राहुल गांधी ने, इसके बाद हाथरस वो गए और वहां के जो पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात की और इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना भी साधा। अब मणिपुर का दौरा ऐसे में करना, क्या ये राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे जोड़ा जा रहा है, या राहुल गांधी चुनाव के पहले भी गए थे, अब चुनाव के बाद जब वो सांसद बन गए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, उसके बाद उनका वहां जाना ठीक, या एक राजनीतिक पर्सपेक्टिव भी इसमें जोड़कर देखा जा रहा है? अजय बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष नेता बनाए गए राहुल गांधी, कहीं वो लगातार बीजेपी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं, वही उन्होंने वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते कि छोड़े। तो लगातार कहीं ना कहीं वो वहाँ जहाँ हिंसा ज्यादा हुई है, जहाँ पर ज्यादा ट्रेजेडी हुई है, इस जगह वो जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी जो कहीं ना कहीं गिरफ्तार नजर आ। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी लगातार करते तो राजनीति पूरी तरह से समाई, क्योंकि लगातार विपक्ष को सवाल किया, उनके राजनेता भी कई बार ऐसे गठबंधन में सरकार चल रही है तो सरकार का ज्यादा समय नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार गिर सकती है। तो सवाल है कि आज तक जो प्रचार नजर आ रहा है राहुल गांधी, क्या उससे केंद्र सरकार का नुकसान होगा नहीं होगा। लेकिन वही बीजेपी के नेता भी ये कहते हैं कि इस पर प्रचार लगातार 5 साल चलेगी, लेकिन वही राहुल गांधी अब जगह जगह यानी पर यात्रा करते थे। ठीक है, ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 8 जुलाई को मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी, यानी चुनाव के बाद, सांसद बनने के बाद, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद पहली बार मणिपुर जा रहे हैं राहुल गांधी 8 जुलाई को। तो बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।